बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो आइए शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करती है, स्मॉल करंट को मेजर करने के काम आती है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन इसका किस तरह से होता है कि इसमें क्या होता है कि एक हम दो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लेते हैं मैग्नेट के, इस तरह से। ये हो गया N और ये हो गया S। ये दो मैग्नेट होते हैं, एक का N पोल होता है, एक का S पोल होता है। इसको एकदम अच्छी तरह से इस तरह से राउंड में बनाते हैं, सर्कुलर। इसका जो है पोल इस तरह से सर्कुलर बना लेते हैं। अब क्या करना होता है कि ऊपर से इसमें एक कॉइल लटकाना होता है। तो एक हम फ्रेम लटकाते हैं, जो ये फ्रेम जो है कई सारे वायर को लपेट के बनाया जाता है। तो ऊपर से चूंकि ये वर्टिकल ऐसे लटकाया गया है, तो ऊपर से देखने पर ये फ्रेम हमको इस तरह का कुछ दिखता है। इसमें मान लीजिए बहुत सारे वायर को लपेट करके ये फ्रेम जो है बनाया गया है। और ये जो है ये जो फ्रेम है ये ऐसे ऊपर से लटका भी रहता है ना, ऊपर से लटका रहता है। और इसके इस फ्रेम के बीच में जो जगह होगा, इसमें एक हम लोग स्फेरिकल मटेरियल डाल देते हैं ताकि ये ज़्यादा हिले डुले ना और इसी के दोनों तरफ, इसी के चारों ओर घूमे, मतलब इस तरह से ऑसिलेट ना कर पाए। तो ये हम एक इस तरह से सॉलिड बॉडी डाल देते हैं। अच्छा, सिलेंड्रिकल पोल पीसेस से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है, ऐसे। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फ़ायदा ये है कि इस लूप को किसी भी एंगल पर घुमा दीजिए, हमेशा इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लूप के प्लेन में ही होगा। जैसे अगर लूप का ओरिएंटेशन ये है जो दिखाया गया है डायग्राम में, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं कि लूप के प्लेन में ही है। अगर ये घूम करके इस तरह से हो जाएगा तब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस लूप के प्लेन में ही होगा। और इसके बाद क्या करते हैं कि इस पर एक इंडिकेटर लगा देते हैं। और यहाँ पर हम एक स्केलिंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। मिली एम्पियर में ये सब होता है, दोनों तरफ होता है 1 2 3 4। तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जो इंडिकेटर होगा वो 0 पे होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ नोट कर लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर is a device used to measure स्मॉल करंट। अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये जो है इसमें प्रिंसिपल ये काम करता है जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं कि किसी फ्रेम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाए और उस फ्रेम में अगर करंट फ्लो करवाया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। तो इसका हम लोग प्रिंसिपल भी लिख लेते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग loop suspended in a when a current carrying loop suspended in a magnetic field, then
ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है कि जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो उस पर क्या करता होता है, टॉर्क लगता है। तो बस अब इसकी वर्किंग में समझ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। तो वर्किंग सिंपल है इसका कि जब हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कैपिटल एन टर्न है इसके फ्रेम में, इसका एरिया कैपिटल ए है, ये सब कंसीडर कर लेते हैं पहले हम लोग। लेट अस कंसीडर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ फ्रेम या लूप जो भी कहिए, ठीक है बस। तो इफ आई करंट flows through the frame, then अब इस पर मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो फार्मूला लगा देते हैं, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90। देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अब इस फार्मूले में टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा में जो थीटा होता है वो लूप के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए लूप के प्लेन में ही है तो लूप का जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसलिए हम इस फार्मूले में क्या किए कि 90 डिग्री पुट कर दिए। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, अच्छा अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो हम फ्रेम लेते हैं उस फ्रेम को हम लटकाते हैं। अब देखिए लेट के बी द, अच्छा मान लेते हैं कि जो फ्रेम है वो किसी वायर से ही लटकाया जाएगा या किसी स्प्रिंग से लटकाया जाएगा। तो जब फ्रेम घूमेगा तो जो सस्पेंडेड वायर है उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें एक मरोड़ प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं कि के बी द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जो सस्पेंडेड वायर है उसको यूनिट एंगल ट्विस्ट करने में मान लेते हैं के कपल की जरूरत पड़ती है। और जब फ्रेम में आई करंट फ्लो कर रहा था तो जो अगर फ्रेम में आई करंट फ्लो कर रहा था तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि फ्रेम में आई करंट फ्लो करने से फ्रेम अल्फा एंगल घूम गया। तो जितना एंगल फ्रेम घूमेगा उतने एंगल से वो वायर को भी घुमाएगा क्योंकि वायर उसी में अटैच है जो सस्पेंडेड वायर है। तो अब इसमें देखिए जब हम वायर को घुमाते हैं तो वायर में जब ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में खुलना चाहता है। इसका मतलब वो अपोजिट रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर आप किसी वायर को या किसी स्प्रिंग को मरोड़ोगे तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो उल्टा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसके लिए ये चीज ध्यान से देखने की जरूरत है कि लेट के बी द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। इसका मतलब यह है कि सस्पेंडेड वायर को यूनिट एंगल ट्विस्ट करने में के कपल की जरूरत पड़ती है। और उसके आगे लेट फ्रेम रोटेटेड बाई एन एंगल अल्फा। अब ये अल्फा क्यों हम लोग ले रहे हैं, जब फ्रेम में आई करंट फ्लो हुआ तब मान लेते हैं कि फ्रेम अल्फा एंगल से घूम गया। लेट फ्रेम रोटेटेड बाई एन एंगल अल्फा देन रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस बाई सस्पेंडेड वायर टाउ डैश इज इक्वल टू के अल्फा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, यूनिट एंगल ट्विस्ट करने में के कपल की जरूरत पड़ती है। तो
अल्फा एंगल ट्विस्ट करने में कितने कपल या टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, के अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये दोनों बराबर होंगे। भाई अगर फ्रेम घूमेगा तो थोड़ा देर घूम के रुक जाएगा, फ्रेम घूमेगा वायर को ट्विस्ट करेगा और थोड़े देर में रुक जाएगा। तो जहां रुकेगा वहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे के बराबर हो गए होंगे। तो ये चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब जो टाउ होगा वो टाउ डैश के बराबर हो जाएगा। अब चलिए टाउ की वैल्यू लिख लीजिए NIAB और टाउ डैश की वैल्यू के अल्फा। तो यहां से देखिए जो अल्फा है वो कितना आ गया, NAB अपान में के इंटू आई। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो NAB अपान में के है ये कांस्टेंट है, क्योंकि भाई जो मैन्युफैक्चरर बनाएगा, जो कंपनी गैल्वानोमीटर बनाएगी वो डिसाइड करेगी कि N कितना रखें, मतलब नंबर ऑफ टर्न कितना लें, एरिया कितना रखें फ्रेम का, मैग्नेटिक फील्ड कितना लें, कौन सा वायर लें, जिसका कि मतलब जिस मटेरियल का वायर लें के कितना होगा। तो ये सब कंपनी डिसाइड करेगी। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ये एक गैल्वानोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग कैपिटल जी कहते हैं। तो हियर कैपिटल जी इज इक्वल टू NAB अपान में के इज ए कांस्टेंट। अब इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा यहां से एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब उतना ज़्यादा हमारी जो इंडिकेटर सुई है वो इंडिकेट करेगी। तो इससे हम लोग ये एक मीटर बना सकते हैं। मीटर बनाने के लिए इस तरह का कंडीशन भी आना जरूरी है कि भाई जिस रेशियो में आप करंट बढ़ाएंगे उसी रेशियो में डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। खैर, तो ये चीज हो गया कैपिटल जी, जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर के लिए, एक वैल्यू उसकी फिक्स होगी। अब आइए इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफाइन किया जाता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि हम ऐसा गैल्वानोमीटर बनाना चाहते हैं जो करंट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो। तो करंट सेंसिटिविटी डिफाइन किया जाता है अल्फा बाई आई से, मतलब यूनिट करंट फ्लो करने पर, यूनिट करंट फ्लो करने पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसी से डिफाइन होता है करंट सेंसिटिविटी। अब अगर हमारे पास दो गैल्वानोमीटर हैं, दोनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाए, तो जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू जो है हम यहां से निकाल सकते हैं। अल्फा बाई आई की वैल्यू कितना होगा, यहां से देखिए आई को अगर हम नीचे कर दें तो NAB अपान में के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा NAB अपान में के। अब अगर कोई पूछ रहा है कि भाई करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप क्या करिए कि भाई नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, और ऐसा वायर यूज करिए, ऐसा सस्पेंडेड वायर यूज करिए जिसका ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट कम हो, मतलब जिसको मरोड़ना आसान हो। अब एकदम टाइट वायर अगर हम लोग लटका देंगे तो उसको मरोड़ना कठिन होगा, तो कम करंट फ्लो करने पर पता चलेगा डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, जो फ्रेम है उस सस्पेंडेड वायर को मरोड़ ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमको जो है इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका डिफिनीशन अगर हमको लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यहां पर हम लिख देते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी।
अब इसी तरह से डिफाइन किया जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसी तरह से डिफाइन किया जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आइए उसको भी जानते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये डिफाइन किया जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो लिख देते हैं हम लोग यहां पर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज is called voltage sensitivity। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, मतलब अल्फा बाई भी। तो इसी चीज को हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। और अल्फा बाई आई की वैल्यू पीछे भी हम लोग निकाले हैं कि NAB अपान में K होता है और साथ में R भी हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है, गैल्वानोमीटर को वोल्टेज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है, तो क्या करना चाहिए, तो आप क्या करिए, आप कहिए कि भाई नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, जो सस्पेंडेड वायर है उसका ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट कम रखिए, और फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है, ये आर क्या है, फ्रेम का रेजिस्टेंस, और फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है उसको कम रखिए। अगर फ्रेम का रेजिस्टेंस कम होगा तो वो गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा वोल्टेज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि गैल्वानोमीटर क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे वो काम करता है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।